हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम संडे टू संडे जो है मूल विधि के अपने एक एक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने जो लास्ट संडे था हमारा, हमने उसमें जो है पॉक्सो एक्ट को कवर किया था। ठीक है, जो 2012 के अंतर्गत आया था। आज दोस्तों हम करेंगे इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे यानी किस तरीके से जो है महिलाओं को संरक्षण हो सकता है जो घरेलू हिंसाओं से। ठीक है, ये 2005 में यानी कि इसकी जो स्थिति थी, ये क्यों लाया गया था और इससे पहले क्या इसके कारण बने थे जो इसको लाना एक मजबूरी बन गया था। ठीक है, और दोस्तों हम इसमें जो है जो हमारे कोर्ट के फैसले आए थे उन कोर्ट के फैसलों को भी देखेंगे। क्या क्या दोस्तों इसमें जो धाराएं थी, इसकी कितनी धाराएं थी और कितने इसके चैप्टर हैं, सभी को हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों हमारा एक महत्वपूर्ण एक्ट हो जाता है। यहाँ से दोस्तों जो है अधिकतर जो है हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों अभी तक आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, दोस्तों साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना। महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा ये एक्ट है और साथ में क्लास के नोट करते हुए चलना। ठीक है, दोस्तों इसमें हम देखेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, ये दोस्तों 2005 के अंतर्गत इसको जो है हमारा लाया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है हमारा ये 2005 में हमारा ये एक्ट अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम इसमें देख लेंगे। इंग्लिश में हमसे पूछ लेता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि 2005 के अंतर्गत इसको लाया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है हमारा कि क्या मजबूरी बनी थी इसको लाया गया था कि ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब का मतलब होता है दोस्तों घर को कहते हैं, यानी घर का हमारा पर्यायवाची होता है कुटुंब। ठीक है, घर के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, यानी कि महिलाएं घर के अंदर जो उनके साथ में जो किसी प्रकार की जो हिंसा होती है उससे पीड़ित अगर महिलाएं होती हैं तो उसके संबंध में जो है दोस्तों इसको लाया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उसके आनुषंगिक विषयों का अनुबंध जो है करने के लिए जो इस अधिनियम को लाया गया था। यानी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उसके बचाव के लिए जो उन महिलाओं को जो घरेलू हिंसा की जाती है महिलाओं के साथ में, उससे बचाव के लिए जो इस अधिनियम को लाया गया था। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं जो हमारी आईपीसी है 1860, ठीक है, आईपीसी हमारी 1860 की धारा, आईपीसी 1860 की धारा हमारी 498, ठीक है, 498 हमारी धारा 498 का। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया था अगर किसी भी घरेलू महिला के साथ में कोई भी हिंसा होती है, ठीक है, यदि वह उसके पति के द्वारा होती है या पति के नातेदार या रिश्तेदार के द्वारा होती है या फिर कोई क्रूरता होती है महिला के साथ में, तो जो महिला के साथ में तो महिला जो है हमारा कोर्ट में जाकर के जो इसकी अपील कर सकती है। और तो उसमें जो उसके साथ महिला के साथ में जो ऐसा व्यवहार करता है, जो घरेलू हिंसा करता है उस महिला के साथ में, तो दोस्तों उसमें जो है उसको 3 साल का जो कारावास है प्लस उस पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ये हमारी आईपीसी की धारा 498 का इसके अंदर बताती है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस एक्ट की धाराओं को देखेंगे, कितनी इसके अंदर धाराएं आती हैं हमारी एक्ट के अंदर, कितने इसके जो है चैप्टर बनते हैं। ठीक है, सभी को दोस्तों इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों हमने जो है इसके अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण जहां से जो हमारे पिछले एग्जाम्स में धाराएं पूछी गई हैं उन्हीं सभी धाराओं को दोस्तों हम इसमें जो है विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो हमारा ये एक्ट का, इस एक्ट को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी जो कब मिली थी। तो दोस्तों हमारा जो ये एक्ट था इसको जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी वो 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति ने जो इस पर अपनी मंजूरी दे दी। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी थी और जो हमारा ये लागू कब हुआ था, यानी कब प्रवर्तन में इसको लाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा लागू हुआ था ये हमारा 26 अक्टूबर 2005 को जो है हमारा लागू हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर जो हमारा अध्याय यानी चैप्टर हो जाते हैं, इसके अंदर 5 चैप्टर इसके अंतर्गत हो जाते हैं। और दोस्तों हम सभी चैप्टर्स को इसके अंदर कवर करते हुए चलेंगे। और जो दोस्तों इसके अंदर धाराएं हो जाती हैं वो हमारी 37 जो इसके अंदर धाराएं आती हैं और सभी धाराओं को दोस्तों हम इसमें जो देखेंगे धारा 1 से लेकर के 37 तक। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों हमारा इसमें हमारा जो चैप्टर 1 आ जाता है। आपने दोस्तों अगर जो एक्ट देखे होंगे सभी एक्ट में जो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर होता है वो हमारा प्रारंभिक से ही संबंधित हो जाता है। ठीक है, वो हमारा पहला चैप्टर है, ये हमारा प्रारंभिक हो जाता है पहला चैप्टर। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो पहला चैप्टर में हमारी जो धाराएं हो जाती हैं वो धारा 1 और 2 हमारे पहले चैप्टर के अंतर्गत हो जाती है। यानी धारा 1 के अंदर जो हमारा बताया जाता है दोस्तों तो वो हमारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और जो प्रारंभ होता है ये इसका हमारा जो है इसमें बताया जाता है। यानी दोस्तों जो इसका हमारा संक्षिप्त नाम था वो मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूं, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005, ये हमारा इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा। और दोस्तों जो इसका विस्तार है, जो वर्तमान में इसका विस्तार है वो संपूर्ण भारत में जो इसका विस्तार वर्तमान में हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था हमारा ये 26 अक्टूबर 2005 से हमारा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये
हमारा धारा 1 के अंतर्गत इतना आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे धारा 2 में हमारा क्या आता है। अधिकतर एक्ट आपने देखे होंगे धारा 2 के अंदर जो हमारी परिभाषाएं आ जाती हैं। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा व्यथित व्यक्ति होता है उसकी क्या परिभाषा होती है, बालक की क्या परिभाषा होती है, प्रत्यर्थी की परिभाषा क्या होती है, सभी को दोस्तों हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम जो है ठीक है इसी तरीके से अपनी जो है क्लास को आगे कवर करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा व्यथित व्यक्ति हो जाता है, यानी व्यथित व्यक्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, यानी कि कोई भी महिला जो हमारा व्यथित व्यक्ति के अंदर आती है वो हमारी महिला आ जाती है, इसके अंदर हम जो है पुरुष को नहीं लेते हैं। कोई भी महिला जो प्रत्यर्थी के साथ वर्तमान में है अथवा घरेलू या नातेदार में रही हो। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है हमारा ये व्यथित व्यक्ति होता है, ये एक हमारी महिला होती है, इसमें इसके अंतर्गत जो हमारा पुरुष नहीं आते हैं। यानी प्रत्यर्थी जो है मतलब जो उसका पति वगैरह है, ठीक है, उसके साथ में या तो वर्तमान में वह रह रही हो या फिर पहले कभी रह रही हो या उससे कोई नातेदारी रही हो उसकी, ये हमारा व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत इसकी परिभाषा में आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जो हमारा इसमें बालक आ जाता है। बालक की परिभाषा दोस्तों हमें क्या दे रखी है, बालक की परिभाषा है इसमें कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, ठीक है, वो हमारा बालक के अंतर्गत आता है। ठीक है, या फिर गोद लिया हुआ या सौतेला संबंध या फिर स्वयं का, ये हमारा बालक के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे घरेलू नातेदारी, यानी घरेलू नातेदारी की परिभाषा क्या हो जाती है और इसका अर्थ क्या होता है हमारा घरेलू नातेदारी का। ठीक है, इसको देखेंगे दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी या साझी गृहस्थी में एक रह रहे या फिर रह चुके हो वो हमारा घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। अब दोस्तों इसमें दो व्यक्तियों के बीच में कोई रिश्तेदारी या नातेदारी वगैरह है या फिर हमारी साझी गृहस्थी है, मतलब जो एक ही साथ वो रह रहे हो या फिर पहले कभी रह चुके हो, वो हमारा घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा ये भी आ जाता है कि विवाह या विवाह जैसे किसी संबंध के आधार पर घरेलू नातेदारी दोस्तों हमारी हो जाती है, जैसे या तो हमारा विवाह या फिर विवाह जैसा कोई संबंध होता है तो उसके आधार पर भी दोस्तों जो है घरेलू नातेदारी हमारी बन जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही हमारा अगला पॉइंट ये हो जाता है कि संयुक्त विवाह या कुटुंब परिवार के सदस्य हों तब भी वह हमारे घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो कुटुंब परिवार मतलब ये होता है दोस्तों, यानी कि जैसे हमारा कुटुंब परिवार का मतलब होता है यानी कि जो हमारा पूरा खानदान है वो एक साथ रह रहा हो, इसका मतलब जैसे चाचा ताऊ वो भी एक साथ रह रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा दादी सबका मतलब एक जो बहुत बड़ा हमारा परिवार हो जाता है ना दोस्तों, उसी को हम कुटुंब परिवार कहते हैं, यानी सब मिलकर के जिसमें हमारा एक ही साथ रह रहे हो। ठीक है, जैसे कुनबा होता है ना उस तरीके से हमारे कुटुंब परिवार का यहाँ पर मतलब हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हमारा जो अगला हमारे जो परिभाषा आ जाती है, अगली परिभाषा दोस्तों हमारी इसमें यह है कि साझी गृहस्थी, जो साझा गृहस्थी होती है इसका अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया इस एक्ट के अंतर्गत, तो इसको देखेंगे हम। जहां व्यथित व्यक्ति का मतलब जो हमारा दोस्तों जो हमारी घरेलू महिला हो जाती है उससे हमारा संबंधित हो जाता है व्यथित व्यक्ति मतलब दोस्तों। हम इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो घरेलू जो हमारा व्यथित व्यक्ति है इसका अर्थ जो है घरेलू महिला से। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे जो हम शब्द का यूज हमारा हुआ है वो व्यथित व्यक्ति का यूज हुआ है, अधिकतर जो यूज हमने करा है वो व्यथित व्यक्ति से ही यूज किया, महिला का यूज हमने जो है सब महिला शब्द का यूज जो हमने बहुत कम किया। ठीक है, तो आप दोस्तों उसमें कंफ्यूज मत होना, इसीलिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि जो व्यथित व्यक्ति का अर्थ है वो हमारा वो घरेलू महिला से इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे साझा गृहस्थी का अर्थ क्या है कि जहां व्यथित व्यक्ति किसी भी समय प्रत्यर्थी के साथ यानी कि अपने जो उसका पति वगैरह है, ठीक है, पति के साथ में अथवा अकेला रहता हो या रहा हो, मतलब जब वर्तमान में या तो वो अकेला रह रहा हो या फिर पहले उसके साथ में कभी यानी कि वर्तमान में जो अकेला रह रहा हो या फिर पहले कभी जो उसके साथ में रहा हो या फिर घरेलू नातेदारी में या संयुक्त स्वामी या फिर संयुक्त किराएदार या किसी अकेले के नाम पर जो संपत्ति हो वो हमारा साझा गृहस्थी के अंतर्गत आ जाती है। जैसे संयुक्त किराएदार रह रहे हो एक साथ में वो भी हमारी साझा गृहस्थी के अंतर्गत आएगी। या फिर कोई व्यक्ति, ठीक है, एक हमारा बड़ा मतलब बड़ा परिवार है, ठीक है, बड़े परिवार में हमारे किसी एक व्यक्ति के नाम पर, मान लो जैसे हमारे दादा के नाम पर ही, ठीक है, उसमें हमारी संपत्ति है एक ही हमारे दादा के नाम पर है। ठीक है, तो हमारी जब दादा के नाम पर संपत्ति होगी तो सभी लोग जो संपत्ति के लिए भी हमारा एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, अलग अलग रहेंगे तो दोस्तों उनको डर रहेगा कि संपत्ति हमारे हाथ से निकल नहीं जाए, इस तरीके से वो एक ही साथ रहेंगे और उसी में जब एक साथ रहेंगे तो वही हमारी साझा गृहस्थी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा जो अगला पॉइंट है मतलब जो अगली परिभाषा आ जाती है वो आश्रय गृह की परिभाषा आ जाती है। यानी कि यहाँ पर आश्रय गृह जैसे आपने देखे होंगे जो आश्रम वगैरह होते हैं, ठीक है, वही को हम जैसे
अनाथ वृद्धाश्रम वगैरह जो होते हैं ना, वो हमारे ये आश्रय गृह के अंतर्गत ही दोस्तों आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखेंगे जो आश्रय गृह इसकी परिभाषा हमारी क्या दी गई है। तो ऐसा कोई आश्रय जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आश्रय के रूप में अधिसूचित किया जाए। मतलब दोस्तों ऐसा कोई भी आश्रय गृह, यानी कि कोई आश्रय गृह जिसको जो है इस अधिनियम के जो प्रयोजन वगैरह है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत में जो राज्य सरकार के द्वारा एक आश्रय के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, उसको ही हम दोस्तों आश्रय गृह इसमें कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही हम आगे देखेंगे कि जो अध्याय हमारा दोस्तों 1 हो गया, वो अध्याय हमने 1 को इसमें कवर कर लिया। यानी कि अध्याय 1 में हमारी 2 धाराएं हो जाती है, धारा 1 और धारा 2। ठीक है, धारा 1 में दोस्तों हमने देखा संक्षिप्त नाम देखा था उसका। ठीक है, उसका विस्तार हमारा कहाँ कहाँ है। ठीक है, और जो हमारा ये प्रारंभ हुआ था ये कब से हमारा लागू हुआ था, यानी परिवर्तन में कब से काम करना इसने जो है स्टार्ट कर दिया था। अब दोस्तों इसी में हमने धारा 2, जो हमारी धारा 2 थी, उसको हमने कवर किया। धारा 2 में दोस्तों हमारा जो परिभाषाएं आ जाती हैं, परिभाषाओं में दोस्तों हमने साझा गृहस्थी की परिभाषा देखी, व्यथित व्यक्ति की परिभाषा देखी, बालक की परिभाषा देखी। ठीक है, इनको हमने कवर कर लिया। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे जो हमारा अध्याय 2 आ जाता है। अध्याय 2 दोस्तों हमारा जो कहता है इसके अंदर, अध्याय 2 जो है हमारा ये घरेलू हिंसा से संबंधित है। यानी कि दोस्तों अध्याय 2 में जो है घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है कि घरेलू हिंसा किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, वो हमारा इसमें इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे धारा 2 हमने इसमें कवर कर ली। धारा 2 के बाद में हमारी धारा 3 आ जाएगी। धारा 3 को दोस्तों हम ये देखेंगे घरेलू हिंसा की परिभाषा। यानी कि अभी हमने जो अन्य परिभाषाएं देखी थी, धारा 3 में दोस्तों हमसे पूछ लेता है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा जो है हमारी किस धारा के अंतर्गत आती है, तो हमारी धारा 3 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। अब दोस्तों इसी में हम आगे ये देखेंगे कि जो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है उसको इसमें हम देखेंगे। यानी इसमें पहला पॉइंट दोस्तों ये दे रखा है कि आरोपी व्यक्ति मतलब जो प्रत्यर्थी होता है, प्रत्यर्थी मतलब जो है महिला का पति से यहाँ पर संबंध हो जाएगा इसका, का कोई कार्य आचरण, यानी कि उसका कृत्य यानी कार्य कोई वगैरह, ठीक है, लोप आदि जिससे व्यथित व्यक्ति को जो है हानि पहुंचती हो। व्यथित व्यक्ति का मतलब दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, व्यथित व्यक्ति का अर्थ जो है यहाँ पर घरेलू महिला से है। ठीक है, अगर जो उसका आरोपी व्यक्ति है, ठीक है, उसका कोई पति है, उसका कोई कार्य या फिर आचरण या कोई लोप आदि जिससे जो है हमारा जो घरेलू महिला उसको हानि पहुंचती हो, ये भी हमारा घरेलू हिंसा के अंतर्गत इसमें आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यह है कि इसके अंतर्गत 4 प्रकार के दुरुपयोग आते हैं। यानी जो हमारी घरेलू हिंसा है दोस्तों, ये हमारी जो 4 प्रकार से हो सकती है, हम उन 4 प्रकारों को भी देखेंगे कि वो 4 प्रकार से हमारी कौन सी हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही हम आगे चलेंगे, यानी हम वो 4 प्रकार देखेंगे कि वो हमारे कौन से 4 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा जो प्रकार हो जाता है वो हमारा शारीरिक दुरुपयोग हो जाता है। शारीरिक दुरुपयोग का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि जो हमारा वो महिला है, ठीक है, घरेलू महिला है, अब उसका पति है दोस्तों, यानी वो शराब वगैरह पी करके आने के बाद में महिला से जो है दोस्तों मारपीट करता है, ठीक है, उसको बुरी तरीके से मारता है। इस तरीके जो हमारा हो जाता है ना, मतलब शारीरिक कष्ट जो पहुंचाता है उसका। ठीक है, बेल्ट वगैरह से जो आपने देखा होगा जो केस होते हैं अधिकतर कि जो बेल्ट वगैरह से मारा, इस तरीके जो केस आते हैं, ठीक है, वो हमारा शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत इसमें आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा अगला दुरुपयोग हो जाता है वो हमारा लैंगिक दुरुपयोग आता है। अब दोस्तों लैंगिक दुरुपयोग आपने देखा होगा, जैसे इसमें दोस्तों जो हमारे कुछ है लैंगिक दुरुपयोग का मतलब यह है कि उसको बुरी तरीके से मतलब जो हानि पहुंचाना शारीरिक रूप में, और जैसे मतलब जो है संभोग करते समय दोस्तों जो है मतलब आपने देखा होगा, जैसे धारा हमारी 300 जो आईपीसी की धारा हमारी 376, ठीक है, 376 है, 377 है, ठीक है, उसके अंतर जो कृत्य किए जाते हैं, ठीक है, वो हमारा लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत इसमें हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो हमारा अगला जो दुरुपयोग हो जाता है वो हमारा आर्थिक दुरुपयोग हो जाता है। अब दोस्तों में आर्थिक दुरुपयोग का मतलब यह है, ठीक है, आर्थिक दुरुपयोग का मतलब यह है कि घरेलू महिला है, ठीक है, घरेलू महिला वो उसका पति, ठीक है, वो काम करने के बाद में जो सैलरी वगैरह आती है, ठीक है, महिला को जो खर्चे के लिए पैसे वगैरह नहीं देना, ठीक है, उसको मतलब जो प्रताड़ित करना है पैसे को मत लेकर के, ठीक है, वित्तीय रूप से मतलब पैसा वगैरह नहीं देना घर चलाने के लिए, जो महिला के खर्चे वगैरह तो उन खर्चों के लिए उसको पैसा नहीं देना और वित्तीय सहायता वगैरह उसको प्रदान नहीं करना। तो दोस्तों ये हमारा जो है आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत इसमें आ जाता है। अब दोस्तों इसी में जो हमारा अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग। दोस्तों मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग होता है जैसे महिला के साथ में दोस्तों मारपीट तो हमारा जो हो जाता है वो शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आ जाता है। अब दोस्तों मौखिक जो होता है महिला को गाली वगैरह देना, ठीक है, वो हमारा मौखिक दुरुपयोग के अंदर आता है। और भावनात्मक दुरुपयोग दोस्तों वो हो जाता है हमारा, जैसे कोई महिला है, ठीक है, वो माँ वगैरह नहीं बन पाती है, तो दोस्तों उसको जो है इस तरीके से मतलब जो है व्याख्यान करना कि उसको बांझ वगैरह कह करके बुलाना, ठीक है, इस तरीके से उसको प्रताड़ित करना, तो ये हमारा भावनात्मक दुरुपयोग रहता है, यानी उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाना, तो ये हमारा भावनात्मक दुरुपयोग इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि व्यथित व्यक्ति के जो
जो स्वास्थ्य है, सुरक्षा, जीवन, अंग की या फिर उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि जो है करता हूँ। यानी कि दोस्तों इसमें यह है, जो हमारी जो घरेलू महिला है, ठीक है, व्यथित व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या फिर उसकी मानहानि या शारीरिक भलाई की अपहानि करता हो। यानी कि जो उसका मानसिक रूप से उसको जो हानि पहुंचाता हो या फिर शारीरिक रूप से जो उसको हानि पहुंचाता हो, ठीक है, ये भी हमारा जो इसके अंतर्गत, इसकी जो घरेलू हिंसा है इसके अंतर्गत इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा इसमें यह कहता है कि उसे कोई क्षति पहुंचाता हो, ठीक है, जो उसका पति है, ठीक है, अगर वो उसको कोई क्षति पहुंचाता है या उसके प्रति संकट उत्पन्न करता है, यानी कि अगर उसको वो क्षति पहुंचाता है या फिर उसके प्रति जो कोई संकट उत्पन्न करता है, ठीक है, या फिर उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति हो, ठीक है, या फिर उसके जो मन में इस तरह की जो है बातें चल रही हो कि भाई इसके साथ में मुझको ऐसा करना है, तो जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग या आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी हो, यानी जो उसकी ऐसी प्रकृति हो उसके साथ में ऐसा करने की, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो हमारे 4 प्रकार के मैंने आपको दुरुपयोग बताए वो उसके अंतर्गत आते हो। ठीक है, या फिर दोस्तों ये इसमें ये हो जाता है हमारा अगला पॉइंट में, ये हमारा दोस्तों नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दहेज या अन्य संपत्ति का जो अन्य मूल्यवान जो प्रतिभूति संपत्ति होगी उसकी गैर कानूनी मांग करना। यानी कि दोस्तों उसमें यह करना है कि महिला को जो हमारा घरेलू हिंसा आती है उसके अंदर दोस्तों ये भी हो जाता है कि महिला को इस तरीके से प्रताड़ित करना दहेज की मांग करके या फिर अन्य जो मूल्यवान जो प्रतिभूति संपत्ति रहती है उसकी मांग, जो उसकी जो हमारी गैर कानूनी मांग है उसको करके जो उसको प्रताड़ित करना। यानी दोस्तों ऐसा होता है कि दहेज की मांग के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे आपने केस भी सुने होंगे और दोस्तों हम इसमें आगे केस भी देखेंगे, तो उसमें ऐसा महिला को जो है दहेज के चक्कर में मारपीट करना महिला के साथ में, या महिला को जला देना या महिला को मार देना दहेज को लेकर के, ठीक है, ये भी हमारा घरेलू हिंसा के अंतर्गत इसमें हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा इसमें क्या आ जाता है, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा इसमें यह आ जाता है कि व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है या फिर उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। यानी कि जो हमारा व्यथित व्यक्ति है इसमें यह भी आ जाता है कि या तो उसको वो क्षति पहुंचाता हो या फिर शारीरिक उत्पीड़न, जो हमारा जो उत्पीड़न कारित करता हो, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। ठीक है, शारीरिक में जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि मारपीट वगैरह करना, और मानसिक में दोस्तों हमारा वो आता है कि उसको जो है टॉर्चर वगैरह करना, वो हमारा मानसिक उत्पीड़न के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो इसके अंदर जो हमारा अध्याय 2 था यानी चैप्टर 2 था उसको हमने इसमें कवर कर लिया। अब दोस्तों हमारा जो चैप्टर 3 है हम दोस्तों इसमें चैप्टर 3 को देखेंगे। यानी चैप्टर 3 में हमारा क्या है कि संरक्षण अधिकारियों अथवा एनजीओ आदि की शक्तियां और जो इसमें कर्तव्य बनाए गए उनको देखेंगे। दोस्तों इसमें देखा होगा आपने जो महिलाओं, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके संरक्षण के लिए जो है हमारे एनजीओ वगैरह भी स्थापना की गई है ना, एनजीओ वगैरह भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन एनजीओ के हमारे शक्तियां क्या होंगी, जो उनके कर्तव्य होंगे, जो संरक्षण हमारे अधिकारी होंगे उनके क्या क्या हमारे कर्तव्य और जो उनके कार्य, जो उनकी शक्तियां होंगी उनको हम अध्याय 3 के अंतर्गत देखेंगे। दोस्तों जैसे मैं आपको जो स्लाइड पर जैसे लिखा हुआ है सभी को दोस्तों नोट करते हुए लिखना इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे एक्ट हो जाता है। और यहां से दोस्तों हमारा यूपीएसआई 2016-17 में और यूपीएसआई 2021 में दोस्तों यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ठीक है, उसी के आधार पर दोस्तों आपने अगर इस क्लास को पूरा देख लिया दोस्तों इस टॉपिक से जो ये हमारा एक्ट है अगर इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन बना करके आएंगे अगर आपने क्लास दोस्तों पूरी ली होगी तो। अब दोस्तों इसमें जो हमारा अध्याय 3 है, अध्याय 3 को देखेंगे संरक्षण अधिकारियों, एनजीओ आदि की शक्तियां अथवा कर्तव्य इसमें क्या दिए गए। तो दोस्तों इसमें हमारा धारा 4 आ जाती है। यानी दोस्तों हमारा जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 हमारा इसके अंतर्गत जो अध्याय 3 में ये हमारा धारा 4 से धारा 9 तक हमारा अध्याय 3 के अंतर्गत इसमें आ जाता है। अब दोस्तों हमारा जो अध्याय 3 है इसमें जो हमारी धारा 4 है, धारा 4 को दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि धारा 4 हमारी इसमें क्या दी गई है। तो दोस्तों इसमें धारा 4 यह है हमारी कि जो घरेलू हिंसा की सूचना है, यानी जो घरेलू हिंसा की सूचना है कौन दे सकता है, घरेलू हिंसा की सूचना ये धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों उसमें देखेंगे हम कि घरेलू हिंसा की जो सूचना होगी या फिर जो हमारी जो महिला के साथ में जिसके साथ में हिंसा हो रही है वही दे सकती है, या उसके अलावा भी कोई जो घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, जो पहले पॉइंट में दोस्तों ये कहा गया है हमारा कि संरक्षण अधिकारी को दी जाती है और कोई भी व्यक्ति दे सकता है। यानी जो हमारी घरेलू हिंसा की सूचना दी जाएगी ये हमारी संरक्षण अधिकारी जो होगा हमारा, उस संरक्षण अधिकारी को सूचना दी जाती है और इसको जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि जिस महिला के साथ में जो घरेलू हिंसा हो रही है वही महिला इसकी जो है जानकारी मतलब जो सूचना वगैरह वही महिला देगी। महिला की ओर से दोस्तों कोई जैसे मोहल्ला है दोस्तों, कोई कॉलोनी वगैरह हो जाती है, कॉलोनी के अंदर दोस्तों एक घर ऐसा है कि एक घर ऐसा है कि उसमें जो है दोस्तों डेली हमारी लड़ाई होती है। यानी जो उसका पति है मतलब शराब वगैरह पी करके आने के बाद में उस
महिला से डेली मारपीट करता है, उस दोस्तों उसको प्रताड़ित करता है। तो दोस्तों जो कॉलोनी के अंदर से मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसको मतलब ठीक करने के लिए संरक्षण अधिकारी से उसकी जो रिपोर्ट वगैरह मतलब उसकी सूचना दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जो महिला हो रही है उसके जिस महिला के साथ में हिंसा हो रही है वही महिला उसकी सूचना देकर मतलब संरक्षण अधिकारी को देगी, यानी उसकी ओर से कोई भी दे सकता है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल या दंडिक कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता। मतलब दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि सात्विक यानी सद्भाविक जो हमारी रूप से जो उसको सूचना मतलब जो दी जाती है किसी भी मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, दोस्तों जो अन्य व्यक्ति होगा हमारा उसके खिलाफ दोस्तों कोई भी हमारी या तो दंडिक या फिर कोई भी सिविल जो हमारी कार्रवाई वगैरह होगी उस व्यक्ति पर नहीं होगी। ठीक है, जो होगा मतलब जो जानकारी वगैरह देगा उसको। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो हमारी धारा आ जाती है, धारा 5 दोस्तों इसमें हमारी आ जाती है। धारा 5 में दोस्तों हमारा ये कहा गया है कि पुलिस, संरक्षण अधिकारी, एनजीओ या फिर मजिस्ट्रेट के हमारे कर्तव्य है। दोस्तों इसमें जो हमारे एनजीओ हो जाता है इसको प्रदाता सेवा अधिकारी भी हम प्रदाता जो सेवाएं होती हैं इसको जो एनजीओ को प्रदाता सेवा के अंदर जो हमारी सेवा प्रदाता होते हैं उसको इसमें रखा गया है। ठीक है, जो हमारे अब धारा 5 में जो पुलिस और जो हमारे संरक्षण अधिकारी हैं, जो हमारे एनजीओ वगैरह है, ठीक है, या फिर जो हमारा मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जो इसकी सुनवाई वगैरह करता है उसके क्या क्या कर्तव्य हो जाते हैं वो हमारी धारा 5 के अंतर्गत दोस्तों बताए गए हैं। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे धारा 5 के अंतर्गत हमारे कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति यानी कि जो हमारी घरेलू महिला है, ठीक है, को उसके अधिकारों की सूचना देना। यानी जो एनजीओ, जो पुलिस अधिकारी और जो संरक्षण अधिकारी और जो मजिस्ट्रेट होंगे इनके दोस्तों ये कर्तव्य होंगे जो घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति है यानी जो महिला है हमारी, जो पीड़ित महिला है घरेलू हिंसा से, ठीक है, उसके अधिकारों की जो है उसको सूचना देना, यानी कि उनको बताना कि तुम्हारे ये अधिकार है, तुम इसके खिलाफ जो है ये इतना मतलब जो है ये कदम उठा सकते हो, उनको दोस्तों इसकी जो है जानकारी प्रदान करना। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा इसमें यह आ जाता है कि सेवा प्रदाताओं, जैसा कि मैंने बताया कि जो सेवा प्रदाता है हमारा इसको हम दोस्तों एनजीओ को हम सेवा प्रदाताओं के अंदर रखते हैं कि सेवाओं की उपलब्धता कराना, यानी जो इनकी सेवाएं वगैरह होती हैं हमारी एनजीओ की, तो उस महिला को दोस्तों उसकी उपलब्धता कराना, उसके बारे में बताना कि एनजीओ भी है आपके पास और जो है ये आपके संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट यह आता है कि संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता कराना। जो हमारे संरक्षण अधिकारी होंगे, जो उनकी सेवाएं वगैरह होंगी, उन सेवाओं को जो उस महिला के प्रति उपलब्ध कराना, यानी महिला को बताना। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट यह आ जाता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम हमारा 1987 के अंदर बना था, 1987 के अंदर जो इसको बनाया गया था कि अधीन निःशुल्क विधिक सेवा से उसकी अधिकार की जानकारी देना। अब दोस्तों उस महिला को ये जो हमारा मजिस्ट्रेट, जो पुलिस हो, जो हमारा संरक्षण अधिकारी है और जो हमारे एनजीओ वगैरह, ठीक है, दोस्तों इनका एक कर्तव्य ये भी बन जाता है, ठीक है, कि जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम हमारा आया था 1987 में, इसके तहत जो हमारी घरेलू महिलाएं वगैरह होती हैं उनको दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता लेने का जो अधिकार है ये हमारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आया था इसके द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों जो इसकी जानकारी वगैरह ये हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह जो पुलिस से संरक्षण अधिकारी हैं वो इसकी जानकारी हमारी जो है व्यथित महिला होगी, जो व्यथित व्यक्ति होगा उसको दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कि जो हमारा अगला हो जाता है, अब दोस्तों इसी में हमारा कि अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या कहा गया है। अगले पॉइंट में दोस्तों हमारा यह बताया गया है इसके अंदर कि अगले पॉइंट में दोस्तों यह है कि जहां कहीं सुसंगत हो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन किसी परिवाद की फाइल होने की जो है जो जानकारी होगी वो उस महिला को दी जाएगी। जैसा दोस्तों क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आईपीसी की हमारी जो धारा है, आईपीसी जो इसको जो हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, ये 1860 में आई थी, जो इसकी धारा हमारी 498 है, इसके अधीन दोस्तों जो हमारा कोई परिवाद की फाइल है, ठीक है, उसकी जानकारी उस महिला को देना कि, और दोस्तों जैसा ही मैंने बताया था कि जो महिला है, महिला के साथ में पति के या उसकी जो पति के रिश्तेदार या नातेदारों के द्वारा कोई क्रूरता वगैरह होती है तो जो वो महिला उस 498 के तहत जो न्यायालय में जा सकती है और उसमें जो दोस्तों अधिकतम जो कारावास है 3 साल का अधिकतम कारावास प्लस जुर्माना उसमें हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो हमारा अगला पॉइंट है उसको हम इसमें देखेंगे अगले पॉइंट में हमारा क्या कहा गया है। तो दोस्तों अगले पॉइंट में हमारा यह है कि संज्ञा अपराध की जानकारी होने पर
पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 1973 की धारा पुलिस हमारी जो सीआरपीसी 1973 की धारा 154 के तहत जो हमारा कार्रवाई करेगा। यानी दोस्तों जो सीआरपीसी की धारा हमारी जो सीआरपीसी है ये 1873 में आई थी, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत, यानी सीआरपीसी की धारा 154 में पहले दोस्तों एफआईआर इसमें दिया गया था, यानी कि इसके जो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत जो है कार्रवाई करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये इसका कर्तव्य हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे जो हमारा आश्रय गृह होते हैं, इन आश्रय गृहों के कर्तव्य इसमें जो है क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम कवर करेंगे आश्रय गृह के जो हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है, आश्रय गृह के कर्तव्य। अब दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि हमारा कि जो आश्रय गृह कर्तव्य है उनको इसमें देखेंगे, यानी कि इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या फिर कोई सेवा प्रदाता यानी कि एनजीओ किसी आय गृह के, दोस्तों ये हमारा आय गृह नहीं होगा, ये हमारा आश्रय गृह होगा, यानी ठीक है, आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसको आश्रय उपलब्ध कराने के अनुरोध करता है तो आप गृह का जो, ये दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर नहीं होगा, हमारा आश्रय होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आश्रय गृह का ऐसा कोई भार साधक व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय, ये हमारा जो है आश्रय हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें आश्रय उपलब्ध कराएगा। यानी कि दोस्तों इसमें यह है कि जो व्यक्ति हमारा होगा, संरक्षण अधिकारी होगा या फिर जो हमारा सेवा प्रदाता होंगे, जो एनजीओ वगैरह होंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को जो आश्रय गृह से जो हमारा अनुरोध करेगा, जो आश्रय गृह का भार साधक होगा, यानी जो उसका मेन जो व्यक्ति होगा आश्रय गृह का, ठीक है, उसको जो उससे अनुरोध करेगा और उसको जो है जो हमारा व्यक्ति है, जो व्यथित व्यक्ति हमारा, उसको जो है आश्रय उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला जो धारा आ जाती है, धारा 7 में हमारा दोस्तों ये कहा गया है कि चिकित्सकों के हमारे कर्तव्य, यानी जो चिकित्सक हो जाते हैं हमारे, जो चिकित्सक हमारे जो घरेलू हिंसा से संबंधित होंगे, ठीक है, वो चिकित्सकों के कर्तव्य दोस्तों क्या बताए गए, उन चिकित्सकों के कर्तव्य इसमें धारा 7 के अंतर्गत हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा यह है कि यदि कोई व्यक्ति या फिर उनकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, ठीक है, अब दोस्तों इसमें यह है या फिर कोई हमारा व्यथित व्यक्ति जो घरेलू महिला है, ठीक है, या तो वो या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी हो या फिर कोई सेवा प्रदाता यानी एनजीओ वगैरह हो, ठीक है, किसी चिकित्सीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति से, ठीक है, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, जो चिकित्सीय सुविधा को ऐसा, ठीक है, यह हमारा ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी जो कोई हमारा व्यथित व्यक्ति है, ठीक है, वो उसकी ओर से या फिर कोई संरक्षण अधिकारी हो हमारा या फिर एनजीओ, वो हमारा जो चिकित्सीय सुविधा का जो भार साधक अधिकारी है, जो उसका इंचार्ज वगैरह है, ठीक है, उससे अगर चिकित्सीय सहायता जो उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो जो हमारा जो चिकित्सीय भार साधक अधिकारी है, वो जो भार साधक व्यक्ति है हमारा, ठीक है, वो ऐसी जो उसको सहायता उपलब्ध करा देगा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों धारा 7 के अंतर्गत इसमें बताया गया है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कि दोस्तों हमारा जो धारा 8 आ जाती है, धारा 8 में हमारा क्या बताया गया दोस्तों, इसमें जो हमारी जो इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों उनको हम बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। अब दोस्तों जो बीच की हमारी कुछ धारा है उनको दोस्तों हम जो डायरेक्ट ऐसी जो है डायरेक्ट धारा पढ़ लेंगे, क्योंकि दोस्तों वहां से जो है उन धाराओं का जो है दोस्तों डायरेक्ट हमारा नाम पूछ लेता है, ठीक है, इसीलिए उनको हम डायरेक्ट देखेंगे। और दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग की धारा है, क्योंकि दोस्तों इनसे हमारा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर से क्वेश्चन बनता है, इसलिए दोस्तों हम इनको जो है बहुत डीप में देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा ये धारा 8 आ जाती है। धारा 8 में हमारा ये बताया गया है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति है, यानी जो हमारे संरक्षण अधिकारी होंगे इनकी नियुक्ति जो है दोस्तों किसके द्वारा की जाएगी, और ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट ये दे रखा है कि जो संरक्षण अधिकारियों में महिलाओं को जो है वरीयता दी जाती है, यानी दोस्तों जब जो हमारे संरक्षण अधिकारी होंगे इनकी नियुक्ति की जाएगी, तो दोस्तों इसमें नियुक्ति करते समय जो है जो महिलाएं होंगी उन महिला जो संरक्षण अधिकारियों में महिलाओं को जो है वरीयता दी जाएगी, यानी कि महिलाओं को ऊपर रखा जाएगा। यानी जो घरेलू हिंसा जो महिलाओं से संबंधित जो हमारे केस वगैरह आते हैं दोस्तों आपने देखा होगा अधिकतर जो उनको हैंडल किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा ही उसको हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इनकी नियुक्ति करते समय जो है महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाएगी। और दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि राज्य सरकार अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करती है जितने वह उचित समझे। दोस्तों इसमें जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक निश्चित नहीं है कि एक जिले के अंदर जो इतने हमारे संरक्षण अधिकारी होने चाहिए, यानी कि फिक्स नहीं है। ये हमारा राज्य सरकार के ऊपर जो डिपेंड करता है कि राज्य सरकार जितने उचित समझेगी वो उतने वहां पर संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर देगी। और इन संरक्षण अधिकारियों में दोस्तों बताऊं आपको कि जो है महिलाएं होंगी उनको जो है इसमें वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जो हमारा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और जो
कार्य होते हैं। ठीक है, जो संरक्षण अधिकारी के हमारे कर्तव्य होंगे दोस्तों, वो हमारे धारा 9 के अंतर्गत इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब धारा 9 में इसमें संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और जो कार्य होंगे वो उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो होगा हमारा मजिस्ट्रेट के जो है हमारे सहायक होते हैं, यानी जो हमारे संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति होती है ये मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए जो इनकी नियुक्ति होती है, तो इनका जो कर्तव्य बनेगा, जो इनका कार्य होगा, ये मजिस्ट्रेट के सहायक होंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा चिकित्सक परीक्षण करवाना, यानी दोस्तों कोई महिला है हमारी, ठीक है, उसके साथ में दोस्तों कोई उसके पति ने कि उसको तेजाब वगैरह इस तरीके से डाल दिया है। ठीक है, तो जो उसका जो चिकित्सक परीक्षण वगैरह होगा, ये भी हमारा जो संरक्षण अधिकारी होगा इसका कार्य कर्तव्य के अंतर्गत इसमें आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगले में हमारा मुफ्त विधिक सहायता देना, यानी जो इसको विधिक सहायता वगैरह दी जाएगी, ठीक है, ये भी हमारा जो संरक्षण अधिकारी होगा उसके कर्तव्य के अंतर्गत दोस्तों आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में हमारा क्या बताया गया है कि जो सुरक्षित आश्रय गृह दिलाना, यानी जो सुरक्षित आश्रय होंगे वो दिलाना भी इनका कर्तव्य होगा। जो व्यथित व्यक्ति होगा हमारा वो खुद उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसके द्वारा दिया उसको जाएगा। अब अगले पॉइंट में दोस्तों हमारा यह है कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देना। अब दोस्तों जो हमारी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार वगैरह होती है, वो दोस्तों वो रिपोर्ट को जो अपने पास नहीं रखेंगे, वो हमारे जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत रह करके वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट को जो है अपनी रिपोर्ट उसमें देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है आप नोट करके लिखना कि जो हमारा ये संरक्षण अधिकारी है ये मजिस्ट्रेट के अधीन रह करके कार्य करते हैं। यानी जो हमारे संरक्षण अधिकारी होंगे ये अपने जो है मनमर्जी से इसमें कार्य नहीं करेंगे, ये हमारा एक मजिस्ट्रेट होगा और उस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत रह करके ये जो है कार्य करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे धारा 11। धारा 11 में दोस्तों हमारा यह है कि जो हमारे सरकार के कर्तव्य हैं ये धारा 11 के अंदर हमारे बताए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसको नोट करके लिख लेना आप। ठीक है, तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लास के साथ साथ आप नोट करके लिखना। ठीक है, अगर आप क्लास के साथ साथ नोट करेंगे तो एक बार आपका रिवीजन यहां से हो जाएगा और एक बार जो है आप दोस्तों आप अपने नोट्स से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों जितने भी हम ये एक्ट करेंगे, इन एक्ट को दोस्तों आप जो रटना नहीं है, आपको सिर्फ दोस्तों आपको समझना है इनको। अगर दोस्तों आपने इनको समझ लिया अच्छी तरीके से तो दोस्तों आप जो है एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन इनसे संबंधित नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप रट्टू तोता इसमें बन जाएंगे तो दोस्तों रटने से दोस्तों कभी भी आपको ये याद नहीं होगा। बस दोस्तों एक जो कॉन्सेंट्रेट बना करके आपको जो इसको समझना है, और जो दोस्तों हमारी धारा है इन धाराओं को दोस्तों पढ़ना है एक तरीके से। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारी धारा 11 में जो हमारे सरकार के कर्तव्य हैं वो क्या हमारे कर्तव्य इसमें दिए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हम ये देखेंगे जो सरकार के कर्तव्य हैं, यानी केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि, यानी कि क्या उपाय करेगी सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर, ठीक है, ये हमारा जो होगा यह नोक नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा होगा लोक मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सरकार का कर्तव्य हो जाएगा, ये इन्होंने घरेलू हिंसा हो गया। अब घरेलू हिंसा से जो महिला को बचाने के लिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे कुछ एड्स आती हैं, एक अभियान वगैरह चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो अभियान वगैरह चलते हैं ना महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के बचाव के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सरकार का कर्तव्य होगा कि जो टेलीविजन, रेडियो वगैरह होते हैं, जो हमारी लोक मीडिया होती है, उसके माध्यम से दोस्तों जो है इसका व्यापक रूप से जो है प्रचार प्रसार करे। ठीक है, ये हमारा सरकार का कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये दे रखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं। ठीक है, जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उसके अंतर्गत दोस्तों हमारा पुलिस अधिकारी भी आ जाते हैं, और जो न्यायिक सेवाओं के सदस्य होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विधेयकों का समय समय पर स्वीकृतीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जिसमें जो पुलिस अधिकारी वगैरह होते हैं उनका भी दोस्तों ये कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, जो हमारे महिलाएं वगैरह होती हैं इसकी जानकारी कराना उनको और उसका जो है प्रशिक्षण उनको देना। ठीक है, प्रशिक्षण तो दोस्तों आप ये खुद लेंगे और लेने के बाद में जो उनकी जानकारी जो है अन्य समाज के अंदर उसको देना। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे हमारा जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो हमारा ये एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत जो दोस्तों हमारा 5 चैप्टर आ जाते हैं, यानी 5 अध्याय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और दोस्तों धाराएं आ जाती हैं, हमारी धाराएं इसके अंदर 37 धाराएं आ जाती हैं, और दोस्तों सभी धाराओं को हम इसके अंदर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि परिवाद अथवा शिकायत दर्ज कराना, यानी जो
घरेलू हिंसा से कोई पीड़ित महिला है वो अपनी जो शिकायत वगैरह है वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, ये हमारा चैप्टर 4 के अंतर्गत इसमें बताया। और इसकी जो दोस्तों धारा है उन धाराओं को भी हम इसमें देखेंगे। अब दोस्तों इसमें धारा 12 आ जाती है हमारी। धारा 12 दोस्तों ये बताती है हमारी कि मजिस्ट्रेट को आवेदन, यानी कि हम मजिस्ट्रेट को आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट को आवेदन, हम आवेदन जो करेंगे मजिस्ट्रेट को ही करेंगे, ये इसमें देखेंगे हम कि घरेलू विवाद से संबंधित आवेदन निम्न में से कोई भी दे सकता है। यानी अगर दोस्तों घरेलू विवाद से संबंधित कोई भी आवेदन, कोई आवेदन है, ठीक है, तो उस आवेदन को दोस्तों जो कोई भी दे सकता है और आवेदन जो दिया जाएगा हमारा मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा व्यथित व्यक्ति है वो आवेदन दे सकता है, या व्यथित व्यक्ति यानी हमारी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है वो भी इसमें आवेदन दे सकती है, या फिर हमारा उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी है हमारा वो भी उसकी ओर से आवेदन दे सकता है। ठीक है, और या फिर हमारा दोस्तों व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई और भी दे सकता है। ये दोस्तों हमारा एक तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला वो इसका आवेदन दे सकती है, या फिर उसकी ओर से हमारा जो कोई संरक्षण अधिकारी होता है हमारा, ठीक है, वो इसकी जो आवेदन दे सकता है, या फिर हमारा जो व्यक्ति जो महिला पीड़ित महिला हमारी उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी जो है उसको आवेदन दे सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे जो प्रक्रिया हमारी चलेगी वो कितने दिन चलेगी। अब दोस्तों जो हमारी प्रक्रिया होगी ये 3 दिन के अंदर जो है मामला हमारा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है कि उस महिला की ओर से किसी ने या फिर उस महिला ने, ठीक है, वो आवेदन दिया। अब दोस्तों आवेदन देने के बाद में संज्ञान में उस आवेदन को लिया जाएगा। 3 दिनों के भीतर दोस्तों जो उस संज्ञान को जो है उसमें उस मामले को जो है संज्ञान में ले लिया जाता है, और दोस्तों 60 दिन के भीतर जो उस मामले का जो है निपटारा कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों 60 दिन के अंदर 2 महीने के अंदर दोस्तों जो है उस मामले को जो खत्म कर दिया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से उसका निपटारा कर दिया जाता है 2 महीने के भीतर। ठीक है, इसको दोस्तों ज्यादा समय के लिए हम जो है लंबित नहीं रख सकते। अब दोस्तों इसी में हमारा धारा 13 आ जाती है। धारा 13 में दोस्तों हमारा यह है कि सुनवाई की सूचना, यानी कि जो सुनवाई हमारा जो आपने देखा होगा जो सुनवाई वगैरह चलती है हमारी वो मतलब जो है न्यायालय के अंदर चलती है। अब उसके बाद में दोस्तों सुनवाई की सूचना होगी वो किस तरीके से जो हमारी पीड़ित महिला है उस महिला तक वो जो सुनवाई पहुंचेगी। ठीक है, सुनवाई की जो सूचना होगी उस महिला तक पहुंचेगी। अब दोस्तों इसमें हम ये आपको जो अगर एग्जाम के अंदर जो हमारी सूचना की तामील अगर लिख करके आ जाए तो दोस्तों उसमें आप घबराना मत। जो सूचना की तामील हमारा उर्दू शब्द है, सूचना की तामील या फिर सुनवाई की सूचना। ठीक है, ये दोनों हमारा इनका अंतर जो हमारा इनका अर्थ हो जाता है वो एक ही दोस्तों इसमें अर्थ हो जाता है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे यानी सुनवाई की सूचना या फिर सूचना की तामील, ठीक है, मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को 2 दिन के भीतर देगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो जैसे मान लो कोई केस गया, आवेदन करा मजिस्ट्रेट के पास में कि भाई जो ये हमारी महिला है इसको जो है घरेलू घर के अंदर जो है मतलब प्रताड़ित वगैरह किया जाए, इसका जो है शोषण या उत्पीड़न इसका हो रहा है घर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों जो मामला जो अगर आवेदन पहुंचने के बाद में संज्ञान में लिया जाएगा, ठीक है, 3 दिन के भीतर तो उसको संज्ञान में ले लिया जाएगा। ठीक है, 3 दिन के भीतर संज्ञान में लेने के बाद में, ठीक है, जो हमारा सुनवाई की सूचना दी जाएगी, मतलब जो इसमें सुनवाई होना शुरू होगी वो 3 दिन के बाद में, मतलब 2 दिन और उसके बाद में सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि 5वें दिन जो है उसमें सुनवाई शुरू हो जाएगी 2 दिन के भीतर उसमें। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम आगे देखेंगे कि जो धारा 13 है हमने इसमें देख लिया कि सुनवाई की सूचना है हमारी। ठीक है, अब धारा 14 में दोस्तों हमारा यह है कि परामर्श। ठीक है, हम दोस्तों जो है परामर्श इसमें जो मजिस्ट्रेट हमारे संरक्षण अधिकारी हैं, ठीक है, एनजीओ वगैरह, इनसे जो परामर्श वगैरह किस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारा धारा 14 के अंतर्गत इसमें बताया गया है। अब दोस्तों इसमें यह है कि यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्यर्थी का मतलब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रत्यर्थी है इसका अर्थ होता है कि जो वो उस महिला का पति होगा वो प्रत्यर्थी, ठीक है, या फिर जो उसका पति होगा उस पति के नातेदार वगैरह होंगे वो हमारे प्रत्यर्थी के अंतर्गत दोस्तों इसमें आएंगे। या फिर दोस्तों घरेलू जो हमारे व्यथित व्यक्तियों को अकेले या संयुक्त रूप से प्रदाता एनजीओ के किसी सदस्य से जिसे परामर्श में अनुभव हो परामर्श लेने का निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हमारा जो मजिस्ट्रेट होगा, हमारा मजिस्ट्रेट का दोस्तों ये कर्तव्य होता है, ठीक है, जो हमारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है या फिर कोई हमारा जो पुरुष है उस घरेलू हिंसा से संबंधित कोई पुरुष है उसी में दोस्तों उसको या तो संयुक्त रूप से दोनों को या फिर दोनों अलग अलग, ठीक है, एनजीओ जो हमारा एनजीओ सेवा प्रदाता अधिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हमारे एनजीओ के कोई भी सदस्य वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर उसको परामर्श देने के संबंध में उसको अनुभव हो पहले से तो उसको जो है
बहुत निर्देश दे सकते हैं कि आप जो है इनसे परामर्श इसके संबंध में उनसे ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम धारा देखेंगे। धारा 15 में हमारा दोस्तों क्या बताया गया है कि कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। अब दोस्तों कल्याण विशेषज्ञ की सहायता जो है, जैसे कि हमने परामर्श देखा अभी, उसी तरीके से दोस्तों हमारा कल्याण विशेषज्ञ की सहायता हो जाती है। उसमें ये होगा जैसे कि कल्याण से संबंधी हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या और हम उसमें ज्यादा कर सकते हैं, ये उनकी सहायता लेकर के हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे धारा 16 आ जाती है हमारी। ठीक है, धारा 16 में हमारा यह है कि कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। अब दोस्तों इसमें यह है कि इसका अर्थ मतलब आप सोचेंगे कार्यवाही को बंद करने का मतलब में इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसमें यह है कि जो हमारा मजिस्ट्रेट है वगैरह, उसको अगर ऐसा लगता है कि कार्यवाही अगर खुले में नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा होता है आपने कि एक हमारा जो कार्यवाही होती है, एक तो आपने देखा होगा पूरे कोर्ट के अंदर होती है, उसमें सभी लोग होते हैं उसमें बैठे हुए। ठीक है, वो तो हमारा खुले में हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा होता है बंद कमरे के अंदर, कमरे के अंदर कार्यवाही होगी, मतलब जो उसकी जो मतलब जैसे मतलब खुले में उसकी कार्रवाई नहीं हो सकती सभी के सामने। एक हमारा धारा 16 में इसके अंतर्गत बताता है। अब दोस्तों इसी में हमारा कुछ पॉइंट है, ये देखेंगे हम। यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की जो परिस्थितियों के कारण, यानी मामला अगर गंभीर है तो उसकी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा आवश्यक है अभी कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित कर सकेगा। यह हमारा मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे धारा हमारी 17 आ जाती है। धारा 17 में हमारा यह बताया है कि साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। दोस्तों साझी गृहस्थी हमारी ये होती है कि जो हमारी महिला पुरुष हैं, हमारे दोनों वो पति पत्नी है, एक साथ रह रहे हो वो दोनों, तो हमारा वो साझी गृहस्थी के अंतर्गत आ जाता है। या फिर पहले कभी वो दोनों जो है एक साथ रहे हो तो वो भी हमारा साझी गृहस्थी के अंतर्गत दोस्तों इसमें आ जाता है। ठीक है, जो दोस्तों इनमें साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार है वो हमारा धारा 17 के अंतर्गत इसमें बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा इसमें क्या है कि जो घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार है। यही जो घरेलू नातेदारी में जो प्रत्येक महिला होगी उसको जो साझी गृहस्थी हमारा उसमें निवास करने का जो उसका अधिकार इसमें होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारी ये कुछ धारा है। दोस्तों ये हमारी धारा इनमें जो है डीप जाकर के यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों इन धाराओं को हमसे नाम ही पूछेगा, तो दोस्तों इसीलिए हमने इसको इन धाराओं को ज्यादा डीप में नहीं देखा। ठीक है, जो हमारी पहले की धारा है उनसा क्वेश्चन जो अंदर तक का पूछता है डीप में बिल्कुल जाकर के, तो उनको हमने बिल्कुल कवर कर लिया, उससे डीप में वहां से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी धारा 18 आ जाती है, धारा 18 में संरक्षण के आदेश आ जाते हैं, यानी कि उसका बचाव किस तरीके से होगा और यह आदेश जो है हमारा मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें दिए जाएंगे। अब दोस्तों निवास के आदेश आ जाते हैं, यानी कि उनको जो रहने के लिए निवास वगैरह होगा ये भी आदेश दे सकते हैं हमारा मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब दोस्तों धारा 20 में हमारा ये धनीय आदेश हो जाते हैं। धनीय आदेश वो होते हैं हमारे वित्तीय सहायता वगैरह प्राप्त करना उस महिला को। ठीक है, ये हमारा धनीय आदेश के अंतर्गत दोस्तों आ जाते हैं। अब दोस्तों इसी में हमारा धारा 21 में आ जाता है कि अभिरक्षा के आदेश। अभिरक्षा दोस्तों मतलब यह है कि जो महिला है हमारी उसको जो सुरक्षा वगैरह प्रदान करने के आदेश भी ये दे सकते हैं धारा 21 के तहत। अब दोस्तों इसी में हमारा धारा 12 में आ जाते हैं प्रतिकार आदेश, यानी कि जो उसको महिला को, जो प्रतिकार का मतलब होता है जो उस महिला को, मान लो अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई महिला है, ठीक है, अगर वो उस अपने पति से ज्यादा ही परेशान हो गई, परेशान होने के बाद में दोस्तों वो उससे तलाक, जो मतलब उसका डिवोर्स वगैरह हो जाता है। ठीक है, डिवोर्स होने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भरण पोषण, मतलब जो भरण पोषण में भत्ता दिया जाता है वो इसमें प्रतिकर के अंतर्गत ही आता है कि महिलाओं का पालन, जो महिलाओं का जो है मतलब महिलाओं के भरण पोषण के लिए पैसा वगैरह दिया जाएगा, जो पुरुष के ऊपर, उसके पति के ऊपर जो जुर्माना वगैरह लगाया जाता है कि तुमको इनका भरण पोषण करने के लिए इतने रुपए महीना देना है या फिर एक साथ इतने रुपए दे दो, वो हमारा प्रतिकर आदेश के अंतर्गत इसमें आता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे जो हमारी धारा 23 आ जाती है, ये धारा 23 जो है अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, यानी कि जो दोस्तों धारा 23 में ये अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति न्यायालय को, जो मजिस्ट्रेट हमारा न्यायालय का, उसको इसमें दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कि जो हमारा धारा 24 है, धारा 24 में हमारा क्या कहा गया है कि न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। अब दोस्तों इसमें जो हमारी धारा 24 है, अब धारा 24 दोस्तों इसमें ये बताती है जो न्यायालय की जो आदेश की जो प्रतियां होंगी उसको निःशुल्क दिया जाएगा व्यक्ति को, यानी कि उसका कोई इसमें चार्जेस वगैरह नहीं लगा होगा। जैसे कि दोस्तों हमारा कोई केस आता है, केस से संबंधित दोस्तों हमारी फाइल बनती है, फाइल बनने के बाद में जो उसको फैसला वगैरह हो जाता है, फैसला होने के बाद जो दोस्तों उसकी प्रति वगैरह होती है, उसकी कॉपीज वगैरह होती हैं, तो उस
व्यक्ति को दोस्तों वो निःशुल्क दी जाएंगी, उससे कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा धारा 24 इसके अंतर्गत दोस्तों कहती है। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे धारा 25 हमारी इसमें क्या कहती है। धारा 25 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन, यानी दोस्तों जो आदेश हमारे होंगे उनकी अवधि हमारी कितने दिनों तक रहेगी। ठीक है, ये हमारा उनमें जो परिवर्तन वगैरह होंगे ये कब तक इसमें परिवर्तन हो सकते हैं और कौन इसमें परिवर्तन हमारा कर सकता है। जैसा कि दोस्तों हम पीछे भी देखते हुए हैं, जो इसमें परिवर्तन वगैरह होगा हमारा वो मजिस्ट्रेट हमारा इसमें कर सकता है, मजिस्ट्रेट को थोड़ी शक्ति इसमें दी गई है। और जो आदेश वगैरह होते हैं वो आदेश दोस्तों इस अधिनियम का जो हमारा जो फैसला उसका सुनाता है। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आदेशों की जो अवधि होगी हमारी वो कितने समय तक के लिए जो है वैलिड उसमें रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जो हमारी अगली धारा आ जाती है, धारा 26 दोस्तों इसमें आ जाती है। दोस्तों मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि दोस्तों आप जो है धारा इतनी देख करके परेशान मत होना, क्योंकि दोस्तों आप जो है कभी एकदम जो है होपलेस हो जाए कि इतनी धाराएं कैसे हमारी याद होंगी। अगर दोस्तों आप एक दो बार इस क्लास को देख लेंगे, देखने के बाद में दोस्तों आप जो है इसका रिविजन करेंगे नोट्स बनाने के बाद में, तो दोस्तों आपको जो आराम से याद हो जाएगा। एक दो बार देख लेना, उसके बाद में दोस्तों एक दो बार पढ़ने के बाद में उसको दो तीन बार जो है लिख करके देख लेना, उससे दोस्तों जो है आप जो है एकदम आराम से याद कर लेंगे। अब दोस्तों आप लिख लिख के उसको याद करेंगे तो ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे धारा 26 आ जाती है हमारी। धारा 26 में जो है हमारा अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष। ठीक है, अनुतोष का मतलब दोस्तों हमारे यहाँ हो जाता है संतुष्टि या फिर हमारा सेटिस्फैक्शन। दोस्तों हमारे अनुतोष वगैरह जो है हमारे दोस्तों हमारे लॉ के शब्द हैं, यानी कि हमारा ये जो हमारे शब्द हैं हमारे जो है कानूनी शब्द आ जाते हैं, मतलब कानून के अंतर्गत जो हमारे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है हमारा अनुतेज का यानी कि संतुष्टि या फिर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये हमारा धारा 26 इसके अंतर्गत बताता है। तो दोस्तों इसमें धारा 26 हमारा इसके कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को हम इसमें कवर करेंगे। यानी कि धारा 18, धारा 19, धारा 20, 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई भी अनुतेज। ठीक है, अनुतोष का मतलब यानी कि संतुष्टि। धारा जो 18, 19, 20, 21, 22 हमने अभी पीछे देख ली थी। ठीक है, तो जो इसमें है कि अनुतोष किसी सिविल, ये हमारा होगा सिविल नहीं होगा हमारा, सिविल हो जाएगा। सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, या जो हमारा कुटुंब न्यायालय का मतलब होता है दोस्तों पारिवारिक न्यायालय। ठीक है, या किसी दंड न्यायालय के सामने। ठीक है, ये हमारा समझे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गई है, ये हो जाएगा हमारा सामने। ठीक है, सामने किसी वैधिक व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से या फिर पूर्व उसके पश्चात आरंभ की गई हो, तो जो है मांगा सकेगा, मतलब मांगा जा सकेगा। यानी जो हमारा अनुतोष वगैरह हो संतुष्टि के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जो विवाद की जो कार्रवाइयां वगैरह की जाएंगी, ठीक है, उस कार्रवाई से पहले या फिर उस कार्रवाई के बाद में जो है जो उसको विधिक जो हमारी जो आदेश वगैरह होगा हमारा वो किस तरीके से उससे मांगा जाएगा। ठीक है, ये हमारा धारा इसमें 26 बताता है। अब दोस्तों इसमें हमारा जो धारा आ जाती है, धारा हमारी 27 आ जाती है। ठीक है, धारा 27 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि अधिकारिता, यानी जो हमारे मजिस्ट्रेट होंगे और जो मजिस्ट्रेट के मतलब जो हमारा न्यायालय होगा, न्यायालय के अंदर जो मजिस्ट्रेट होगा उसकी जो अधिकारिता होगी हमारी न्यायालय की, वो कहाँ तक उसकी अधिकारिता फैली हुई होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के निवास या फिर कारोबार स्थान की जानकारी भी ले सकेगा। यानी दोस्तों धारा 23 जो हमारी 27 है, धारा 27 दोस्तों हमारी ये बताती है जो हमारा महानगर का मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है हमारा जो प्रत्यर्थी होगा जो उस महिला का पति होगा, ठीक है, तो वो उसके निवास स्थान या फिर कारोबार स्थान की जानकारी भी ले सकेगा। ठीक है, ये उसको अधिकारिता के अंतर्गत ये हमारा उसके आता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे धारा 8 में हमारी इसमें जो है धारा 28 इसमें आती है 28। धारा 28 में दोस्तों हमारा ये बताया गया यानी कि प्रक्रिया। यानी दोस्तों अभी हम पीछे देख करके आए थे क्या क्या इसकी प्रक्रियाएं हमारी हुई थी, ये धारा 28 में हमारी किस पे कि इसको जो प्रक्रिया है इसको अलग ही बता दिया है, उसको दोस्तों हमने पीछे अपनी क्लास में कवर कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा यह है कि धारा 29 हमारा, धारा 29 में दोस्तों हमारा अपील बताई गई है। यानी कि जो हम अपील है कि जो अगर मान लो किसी महिला के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, ठीक है, उसके साथ में उसका शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है उस महिला का, तो दोस्तों जो अपील है हमारी, जो उस अपील को कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उस अपील करने के बाद में उसकी सुनवाई दोस्तों हमारी कहाँ पर होगी। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि घटना होने के
30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालयों में जो अपील किया जा सकती है। अब दोस्तों इसमें ये हमारा बताया गया है कि घटना मान लो 30 दिन पहले हुई है, ठीक है, तो दोस्तों उस घटना की जानकारी जो अपील हम कर सकते हैं वो हमारा सेशन न्यायालयों के अंदर जो है हमारा उसको अपील हम कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो इसकी अपील करने के लिए हमारा सेशन न्यायालयों की जो स्थापना की गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप जो नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा अपील है घटना होने के कितने दिन के भीतर हम जो अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 दिन के भीतर जो हम उसको अपील कर सकते हैं। और जो दोस्तों मामले का निपटारा होगा हमारा, ठीक है, मामले का निपटारा हमारा वो 60 दिन के भीतर हमारा मामले का निपटारा हो जाएगा। उसको भी हम अपनी क्लास में कवर करते हुए दोस्तों चले हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे ये देखेंगे कि जो हमारा अध्याय 5 आ जाता है यानी चैप्टर 5, ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर हो जाता है इस एक्ट का। इसमें दोस्तों हमारा प्रकीर्ण दिया गया है। दोस्तों प्रकीर्ण का मतलब ये होता है यानी कि विविध या फिर मिसलेनियस, ये हमारा प्रकीर्ण का मतलब इसमें हो जाता है, ठीक है। दोस्तों अब इसमें देखेंगे हमारी धारा 30 इसके अंतर्गत क्या बताती है। अब धारा 30 में दोस्तों यह है कि संरक्षण अधिकारी जो है हमारा लोक सेवक होता है। यानी दोस्तों जो हमारा धारा 30 ये बताती है जो संरक्षण अधिकारी की हमारी जो नियुक्ति वगैरह की जाती है, संरक्षण अधिकारी बनाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, तो जो वो होगा हमारा वो लोक सेवक होगा, ठीक है, वो लोगों की जो हमारी जनता है उसकी सेवा के लिए जो संरक्षण अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये हमारी इस अधिनियम की धारा 30 इसमें बताती है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा धारा 21 में क्या 31 में यानी 31 में क्या बताया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन यानी कि दंडनीय होगा। अब दोस्तों ये जो हमारा प्रत्येक व्यक्ति होगा यानी जो उस महिला का पति होगा, ठीक है, जो उसके अगर जो संरक्षण अधिकारी के आदेश हैं अगर वो उनका उल्लंघन करता है तो उसको जो इसमें इस रूप में जो उसको दंड भी दिया जाएगा, यानी कि जो अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या फिर 20,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों उस व्यक्ति पर लग सकते हैं। इसमें दोस्तों ये हमारा बताया गया है। यानी दोस्तों जो हमारा व्यक्ति जो हमारा प्रत्यर्थी होगा यानी जो पति होगा उस महिला का या फिर उस पति का कोई नातेदार वगैरह होगा, ठीक है, अगर संरक्षण अधिकारी के जो आदेश का वो उल्लंघन करता है तो दोस्तों उसको जो है एक अधिकतम 1 साल का कारावास या फिर 20,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों एक साथ भी उस पर लग सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें देखेंगे यह जो है संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। यानी दोस्तों इन मामलों में जो है यानी कि इस मामलों में जो है जमानत नहीं होती है और ये हमारे जो है गैर जमानती होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारी अगली धारा आती है धारा इसमें जो है 32। धारा 32 में दोस्तों हमारा क्या बताया गया है कि धारा 32 में जो हमारे सबूत और संज्ञान जो है हमारे धारा 32 से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे धारा 32 के कुछ पॉइंट कि व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है या फिर नहीं किया गया। ये हमारा जो व्यथित व्यक्ति के एकमात्र जो साक्ष्य वगैरह निकलेंगे ये न्यायालय के निष्कर्ष पर जो है निकालेंगे और जो न्यायालय निकालेगा हमारा ये धारा 31 के अधीन रह करके जो धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन जो है मतलब जो अधीन रह करके अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ये हमारा धारा 32 के अंतर्गत जो इसमें संज्ञान लेकर के किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे धारा 32 के बाद में हम आप करेंगे अपनी अगली धारा 33, ठीक है, 33। धारा 33 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि जो संरक्षण अधिकारी होगा, ठीक है, हमारा संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने पर जो है दंड। यानी दोस्तों जो हमारा संरक्षण अधिकारी जो नियुक्त किया गया था अगर वो अपने कर्तव्यों को और अपने कार्यों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, उनका निर्वहन नहीं कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसा करने पर भी जो उसको दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों उसमें देखेंगे कि उसको दंड जो है कैसे दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें हमारा यह है कि उसको दंड जो है हम कि यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों का निर्वहन नहीं करता है तो अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या फिर 20,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों जो है उस व्यक्ति पर लग सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमारा ये बताया गया है कि जो हमारा मजिस्ट्रेट है, ठीक है, न्यायालय है, मजिस्ट्रेट और जो न्यायालय के द्वारा जो उस संरक्षण अधिकारी को कर्तव्य सौंपे गए थे, उसके कार्य सौंपे गए थे, अगर वो उन पर खरा नहीं उतरता है और जो उनका सही तरीके से वो निर्वहन नहीं करता है, यूज नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उस पर जो है 1 साल का कारावास लग सकता है या फिर जुर्माना लग सकता है 20,000 रुपए का या फिर दोनों एक सही साथ जो उस व्यक्ति पर लग सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जो हमारी अगली धारा आ जाती है धारा 34 हमारी इसमें बताती है कि संरक्षण अधिकारी द्वारा, ठीक है, संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का जो है संज्ञान। यानी दोस्तों इसमें कुछ ऐसा होता है, कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है, कोई पुलिस वाला है, ठीक है, अगर वो दोस्तों वही अपने घर के अंदर अगर ऐसा करता है, अपनी जो महिला वगैरह, ठीक है, अपने घर की महिला के साथ में उत्पीड़न वगैरह करता है, ठीक है, हिंसा वगैरह करता है, तो उसके खिलाफ भी दोस्तों जो अपराध है, ठीक है, उसको संज्ञान में किस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा धारा 34 के अंतर्गत पहला पॉइंट हमारा यह आ जाता है कि जो हमारा, ठीक है, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध, ठीक है,
संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई विवाद फाइल नहीं किया जाता। यानी दोस्तों जो हमारा संरक्षण अधिकारी होगा, इसके जो विरुद्ध है कोई भी अभियोजन या फिर कोई भी विधिक कार्रवाई हमारी जब तक नहीं होगी जब तक या फिर राज्य सरकार या फिर उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पूर्व मंजूरी से पहले, यानी उसकी मंजूरी से पहले कोई भी परिविवाद फाइल नहीं किया गया हो, तब तक जो उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पहले जो है दोस्तों कोई भी परिवाद हमारा फाइल किया जाएगा, उसके बाद में दोस्तों उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद में दोस्तों उसके मामले को, जो उसका अपराध है उसको संज्ञान में लिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे जो हमारी धारा 35 आ जाती है, धारा 35 में हमारा क्या बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें धारा 35 में हमारा ये बताया गया है कि सद्भावना पूर्वक, ठीक है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। अब दोस्तों इसमें यह है कि जो सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई होती है, इसका मतलब यह है कि दोस्तों जो हमारा कोई अधिकारी, संरक्षण अधिकारी वगैरह, ठीक है, वो अपनी जो सद्भावना पूर्वक मतलब जो अपने अच्छे कर्तव्य से, यानी कि अच्छे माइंडसेट से कोई कार्य करता है, ठीक है, तो इस अधिनियम के या फिर उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या फिर की जाने के लिए आशयित की किसी बात से कारित या कारित होने के लिए, ठीक है, कारित होने के लिए, संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी बाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। दोस्तों ये तो अभी हमारी किताबी भाषा है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें सादा सिंपल भाषा में अपने समझेंगे। कोई मान लो कोई संरक्षण अधिकारी है, ठीक है, अब वो हमारा उसने कोई उसके हाथ मतलब उसके अंडर कोई केस आया, ठीक है, अब उस केस को दोस्तों वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, वो अपने जो दोस्तों पॉजिटिव माइंड के साथ में उसको कर रहा है, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है हम गलत काम जो है गलत होगा, ठीक है। उस दो दोस्तों अब जो काम कर रहा है वो अपना अच्छे माइंड से कर रहा है कि हाँ भाई इस काम को इस तरीके से करेंगे और ये काम हमारा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका जो अभियोजन वगैरह होगा, ठीक है, वो एक उसको जो है एक पॉजिटिव वे में उसको काम को कर रहा है, लेकिन किसी तरीके से दोस्तों वो जो उसमें गलत हो जाता है, ठीक है। गलत होने के बाद में दोस्तों जो हमारा संरक्षण अधिकारी होगा उसके विरुद्ध जो दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, जो हमारे उसके ऊपर जो विधिक कार्रवाई वगैरह होगी उसके विरुद्ध वो नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो वो कार्य कर रहा है वो हमारा सद्भावना पूर्वक जो उस कार्य को कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारी अगली धारा आती है, यानी कि सेकंड लास्ट धारा। इसमें दोस्तों हमारा क्या बताया गया है, धारा 36 में हमारा यह है कि धारा 36 की अधिनियम का, ठीक है, इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि हमारा अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। दोस्तों जो हमारा धारा 36 ये बताती है कि जो हमारा अधिनियम है ये किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में, यानी किसी भी अन्य कानून में इसको नहीं जोड़ा जाएगा, इसीलिए दोस्तों इसको अलग हमारा बनाया गया था। यह अधिनियम जो अपनी धाराओं के थ्रू ही अपना कार्य करेगा, ठीक है, अन्य किसी भी विधि में मतलब कानून में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों इसी में हमारी जो लास्ट धारा आ जाती है, धारा 37 आ जाती है दोस्तों इसके अंदर, यानी धारा 37 में दोस्तों हमारा है केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति। यानी दोस्तों धारा 37 के अंतर्गत जो है जो केंद्र सरकार को जो नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम से संबंधित जो नियम वगैरह बनाने की शक्ति जो प्रदान की गई है, ठीक है, वो हमारा केंद्र सरकार को इसमें जो शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसमें जो धारा, मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि हमने जो धाराएं देखी है इसके अंदर दोस्तों, वो धाराएं हमने 1 से इसके अंतर्गत धारा 1 से और हमने जो धारा 37 है सभी धाराओं को हमने दोस्तों कवर किया। आपने भी देखा होगा आप जो अगर लास्ट तक इसमें जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हमारा ये एक्ट हो जाता है। अब दोस्तों हमने इसमें धाराएं तो इसमें कवर कर ली। अब जो दोस्तों हमारा इससे संबंध जो हमारे कोर्ट केस हुए थे, उन कोर्ट केसों के दोस्तों हमारे क्या क्या फैसले आए थे, उन फैसलों को दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे। इसके करने के बाद में दोस्तों हमारा जो एक्ट होगा इसको जो है हमारा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट संडे आएगा हमारा, हम उसमें जो है अपना एक नया एक्ट लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आज हमारे 2 एक्ट हमारे इसमें कंप्लीट हो गए। अगर पिछले संडे का आपने एक्ट नहीं देखा है दोस्तों, उसकी जो है हमने एक प्लेलिस्ट बना करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों वहां से हम आप जो है जो पोक्सो एक्ट हमारा 2012 में आया था उसको वहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे जो हमारे कोर्ट केस आ जाते हैं, यानी कोर्ट केस जो हुए थे उसके फैसले हमारे क्या क्या आए थे, उन फैसलों को हम इसमें देखेंगे। दोस्तों हमारा जो पहला केस बना था इसके अंतर्गत, तो हमारा वो पहला केस था कि SR बत्रा बनाम तरुण बत्रा, 2006 में हमारा एक केस आया था। और जो दोस्तों जो हमारा SR बत्रा और तरुणा बत्रा थे दोनों ही हमारे इसमें जो है पति पत्नी थे, ठीक है। तो दोस्तों इस जो कोर्ट का इसमें फैसला आया था उस फैसले में दोस्तों ये कहा गया था कि जो घरेलू
यानी कि साझा घरेलू और वैकल्पिक आवास की परिभाषा को इसमें दोस्तों बताया गया था, और पति के खिलाफ ही इसमें जो दावा हो सकता है। ये जो एसआर बत्रा और जो तरुणा बत्रा केस था हमारा 2006 का दोस्तों, इसमें यह बताया गया था जो साझा घरेलू और जो वैकल्पिक हमारे आवास की परिभाषा को इसमें दर्शाया गया था, और जो दावा वगैरह कर सकते हैं उसमें, वो दावा सिर्फ पति के खिलाफ ही होगा, जो उसकी पत्नी वगैरह होगी, महिला होगी, उसके खिलाफ जो इसमें दावा नहीं हो सकता। ये हमारा इस केस के अंतर्गत बताया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा जो अगला केस आ जाता है, वो हमारा अगला केस था कि डिवेलुसमी बनाम डी पंचीवाला 2010 में। यह दोस्तों हमारा साउथ का केस था, यानी कि हमारा तमिलनाडु का केस था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया था डिवेलुसमी, ठीक है, बनाम डी पंचीवाला 2010 का हमारा केस था। दोस्तों इसका जो फैसला आया था वो था कि विवाह की प्रकृति के संबंध में जो है, विवाह के प्रकृति के संबंध की जो आवश्यकता होगी, यानी इसमें जो विवाह की प्रकृति होगी, ठीक है, उसके संबंध की जो दोस्तों आवश्यकता होगी, ये हमारा जो एक्ट आया था, मतलब जो फैसला आया था इस केस का, ये इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया था। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला जो एक केस था, एक केस हमारा ये बना था संध्या वानखेड़े बनाम मनोज वानखेड़े 2011, ये हमारा केस बना था। दोस्तों ये जो केस था, इसका फैसला हमारा इसमें आया था कि पति की महिला, ठीक है, पति जो हमारा पति है उसकी महिला के रिश्तेदारों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है। यानी कि जो पति है, ठीक है, वो पति है, अगर कोई महिला है, ठीक है, महिला घर के अंदर अपनी, ठीक है, घरेलू महिला है, ठीक है, अगर कोई जो महिला है उसका कोई रिश्तेदार या फिर नातेदार, ठीक है, उस महिला को उकसाता है कि तू वही अपने घर के अंदर ऐसा करो, ये जना आपने देखा होगा, ठीक है, कि अधिकतर आपने सुना होगा कि जो महिला होती है उसकी माता जो उसको चढ़ाती है, इस तरीके से आपने अधिकतर जो समाज के अंदर बातें वो आपने सुनी होंगी। ठीक है, जो उसको अगर पति को अगर उसके ऐसा लगता है, तो जो उसका पति है वो अपनी महिला के जो रिश्तेदार वगैरह है उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज उसमें की जा सकती है। यह हमारा संध्या वानखेड़े बनाम मनोज वानखेड़े 2011 के केस में इसको जो फैसला सुनाया गया था। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला आया था इंद्र शर्मा बनाम बीकेबी शर्मा 2013। यह हमारा इंद्र वर्मा बनाम बीकेबी शर्मा 2013 का हमारा केस था। और दोस्तों इसमें यह बताया गया था कि लिव इन रिलेशनशिप विवाह की प्रकृति का ही होता है। इसमें दोस्तों इसका फैसला आया था जो हमारा लिव इन रिलेशनशिप होता है, यानी कि बिना विवाह किए जो है यानी कि एक स्त्री और पुरुष का एक साथ रहना, यह हमारा लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत आ जाता है। तो जो ये उसकी प्रकृति जो होगी, ये विवाह की तरह इसकी जो प्रकृति होगी, ये हमारा इंद्र शर्मा बनाम बीकेबी शर्मा केस में 2013 में इसमें बताया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारा अगला कोर्ट केस ये आ जाता है कि आशीष दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013। ठीक है, अब दोस्तों इसमें केस में ये बताया गया था हमारा कि शिकायत में सभी को प्रतिवादी नहीं बनाया जाएगा, यानी जो हमारी शिकायत वगैरह अगर की जाएंगी तो शिकायत के अंदर जो सभी को इसमें प्रतिवादी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को उसमें प्रतिवादी बनाया जाएगा या फिर कुछ को, लेकिन सभी को नहीं बनाया जाएगा। यह हमारा इस एक्ट के अंतर्गत इसमें जो एक केस था हमारा, इसके अंतर्गत दोस्तों इसमें बताया गया था। अब दोस्तों इसमें जो है आपने देखा, हमने इसमें जो 37 धाराएं थी, सभी 37 धारा को कवर किया, कोई भी धारा दोस्तों हमने इसके अंदर छोड़ी नहीं है। और दोस्तों जो हमारे इसमें कोर्ट केस थे सभी को हमने इसमें कवर कर लिया, जो हमारे कोर्ट केस थे जिनसे हमें लगता है कि जो हमारे आने वाली यूपीएससी परीक्षा वहां पे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपने क्लास पूरी देख ली है तो दोस्तों आपको जो है इसमें एक मतलब जो है कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। और दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कहता हुआ आ रहा हूं कि जो हमारी पॉलिटी है दोस्तों, हमने उसका जो भाग 1 से लेकर के भाग 21 तक दोस्तों हमने कवर कर लिया है। सभी आर्टिकल्स को कवर करते हुए हम उसमें अपनी क्लास में उसमें पॉलिटी वाली थ्योरी में चले थे। अब दोस्तों इसमें जो हमने आपने देखा होगा, जैसा कि दोस्तों मैं आपसे कहता हुआ अभी आ रहा हूं, जब हमने पहली क्लास की थी तभी से मैं आपसे कह रहा हूं कि दोस्तों जो यूपीएससी है उससे संबंधित दोस्तों जो जितने भी एक्ट वगैरह होंगे जो मूल विधि के अंतर्गत आएंगे हमारे, और दोस्तों जो उसमें हमारा ये जो हमारी पॉलिटी होगी, ठीक है, उस पॉलिटी को दोस्तों हम बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें कवर कर लिया है हमने। ठीक है, हमारे उसमें जो है 2 हमारे पार्ट रहेगा, उन दोनों पार्टों को हम अभी कवर करेंगे, यानी 21 में कुछ हमारे आर्टिकल रहेगा और 22 का हमारा पूरा रहेगा, उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी हिंदी वगैरह की क्लासेस होंगी, जो 2000 हिंदी से संबंधित 2016-17 की यूपीएससी में 2021 में जो क्वेश्चन हिंदी के बने थे हमारे, उन सभी को दोस्तों हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों आपने देखा होगा, जो आप अगर स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं दोस्तों, हमारा पहले लेवल यहाँ था, अब दोस्तों हम जो अपना लेवल यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दोस्तों आप साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, अगर दोस्तों आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है पॉलिटी वाली, और जो एक्ट है हमारा पिछला नहीं देखा, और जो हमारे रिवीजन 4 क्लासेस हमने कर ली है वो नहीं देखी है दोस्तों, सबकी प्लेलिस्ट बना करके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों आप कमेंट में जो है क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में दोस्तों अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर आप जो क्वेश्चन वहां जो आप पर डाउट है
वहां से पूछ सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम आईडी हमारी ये हो जाती है, यहाँ से भी आप दोस्तों लाडला _ प्रजापति, यहाँ से दोस्तों आप जो क्वेश्चन यहाँ से आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अपना साथ दोस्तों ऐसे ही बनाए रखना। अगर दोस्तों आपका कोई भी दोस्त या फिर भाई बहन यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है और दोस्तों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटी पढ़ना चाहता है, मूल विधि पढ़ना चाहता है, दोस्तों आप जो उसको हमारा अपनी जो है ये क्लासेस उसको सजेस्ट कर देना, ठीक है। और दोस्तों आप जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और दोस्तों साथ में जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने कल पॉलिटी वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।